चलिए बच्चों, आपका स्वागत है डियर ट्यूटर चैनल पर, है ना। तो हम लोगों ने विश्वास बैच बनाया था फुली नीट 2024 के लिए। आप जानते ही हैं नीट 2024 अनाउंस हो चुका है ना बच्चों। आपको ध्यान में रहना चाहिए 5 मई 2024 को आपका नीट का पेपर है, यस या नो। तो हम लोगों ने बायोलॉजी का लेक्चर लेने के लिए बोला था। बायोलॉजी का फुल सिलेबस कवर किया जाएगा क्लास 11 और 12 का, क्लास 11 एंड 12, ठीक है बच्चों। तो क्लास 11 का लेक्चर मैं डाल चुका हूँ। क्लास 12 का आज मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो क्लास 12 का बच्चों यहाँ पर मैं लेक्चर ले रहा हूँ वो है जेनेटिक्स पोर्शन से। किससे? जेनेटिक्स पोर्शन से। जेनेटिक्स में आप जानते हैं बच्चों जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। फिर मोलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, और बच्चों क्या है एवोल्यूशन, जो सेकंड यूनिट भी इसका है आपका। उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में आ जाएगा, स्ट्रेटजी फॉर फूड एनहेंसमेंट और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस सेकंड उसका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी उसका, और एप्लीकेशन। दोनों मिलाकर बच्चों यहाँ पर दोनों जो सारे यूनिट मिलाकर जेनेटिक्स, सभी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। 15 से 20 क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन आता है? 15 से 20। तो आप समझ सकते हो चैप्टर ये 5 टू बायोलॉजी का, चैप्टर 5 to 12 15 to 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है 12th बायोलॉजी का, यस या नो। तो मैं यहाँ पर आज जो सेक्शन लेने वाला हूँ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का, ठीक है बच्चों। आप नीट 2024 का मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। बोर्ड एग्जाम जो आपका 15 फरवरी से डेट उसका भी आ गया, अनाउंसमेंट हो चुका है, डेट शीट नहीं आया है। उसके लिए स्पेशल क्लासेस में लगाऊंगा फॉर बोर्ड में बहुत सारा जो सिलेबस किया गया बच्चे रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस पर। नीट में कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, तो नीट में पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, जो जेनेटिक्स का, इसको आप बेस चैप्टर बोल सकते हैं। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो बायोटेक सारा जो चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस जेनेटिक्स, सभी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका बेसिक है जेनेटिक्स में। तो आज जो बात हम करेंगे बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे जो आप क्लास 10 में पढ़ कर आए हो। डोमिनेंट किसे कहते हैं, रिसेसिव किसे कहते हैं, या जो बच्चे पढ़ लिए होंगे। मैं आज का जो लेक्चर होगा जिसमें सारी बेसिक बात हम लोग कर लेंगे। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग मेंडल के से स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर आपका जहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है मेंडल से स्टार्ट करेंगे। तो आज बिल्कुल छोटी छोटी बातें रहेगी, है ना, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फंडामेंटल्स जेनेटिक्स का नहीं जानोगे तो समझ में पूरी चैप्टर नहीं आएगा। पूरा चैप्टर जो है बच्चों मैं गारंटी लेता हूँ आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास आपको बोरिंग लग सकता है, बोरिंग इन द सेंस कहने का मतलब आपको लगेगा सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वैसे बच्चे मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है इस पार्ट को नहीं जानते होंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ, और इसके कारण उनको मेन जो टॉपिक आता है जहाँ से हर साल सवाल आता है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है बच्चों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं। इसको आप ध्यान से पूरा लेक्चर को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर आप पढ़े हुए हैं फिर भी आप एक बार स्पीड 1.5 के स्पीड में आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं। तो चलो बच्चों जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला जो क्या है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? टर्म जेनेटिक्स जो शब्द है इसने किसने दिया था? W बैटेसन ने। पूरा नाम विलियम बैटेसन, ठीक है बच्चों। जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय विलियम बैटेसन। तो इसको लिखते चलेंगे, टर्म वाज गिवन बाय विलियम बैटेसन, याद रखिएगा W बैटेसन लिखेंगे, ठीक है बच्चों।
जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो जेनेटिक्स क्या है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो हेरिडिटी है, वेरिएशन है, वो कैसे कैसे आ रहा है, सारा जो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हम स्टडी करते हैं वो सभी के सभी किस में आएगा बच्चा? जेनेटिक्स में आएगा। ठीक है, तो इट इज अ कलेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो दो बच्चा, दो शब्द मैंने जिक्र किया है, एक क्या है? हेरिडिटी, और एक क्या है? वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हुए हो, चैप्टर रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो, आप ये जानते हो पेरेंट का जो कैरेक्टर है, पेरेंट का जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जिसको हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंट्स के जेनेटिक्स कैरेक्टर किस में ट्रांसफर होता है? ऑफ स्प्रिंग में। उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी के स्टडी को बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब समझ आ रहा? आपने सुना भी होगा हेरिडिटरी कैरेक्टर। क्या? हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो हेरिडिटी क्या है पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज हेरिडिटी? ये क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? जेनेटिक कैरेक्टर। मतलब क्या होता है ना, जब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारा जो फीचर है, हमारा जो बॉडी डिजाइन है, हमारे पेरेंट के जैसा बिल्कुल मिलता जुलता रहता है, यस या नो। और जैसे अगर उनका जो, मेरा जैसे फादर हेयर क्या है बच्चों? कर्ली है, मेरे फादर साहब का हेयर कर्ली है, तो मेरा भी हेयर कर्ली है, तो उनका जो कैरेक्टर है मेरे अंदर आया है, यस या नो। तो वो कैसे आया है? वो उस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, और उस पूरे प्रोसेस को, पूरे स्टडी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? हेरिडिटी। तो जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम कहाँ से होगा बताइए? पेरेंट, यस या नो, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाता है उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी भी बोलिए चलेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो शब्द है, दूसरा जो वर्ड है वो है आपका वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। वेरिएशन, देखिए वेरिएशन मतलब समझिए किसी भी स्पीसीज के मेंबर में, स्पीसीज के मेंबर में जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे जो आप कोई स्पीसीज ले लीजिए, उसके जो इंडिविजुअल मेंबर होगा सब में कुछ ना कुछ क्या दिखेगा आपको? असमानताएं दिखेगा, इनइक्वालिटी दिखेगा, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। ध्यान देना। तो वेरिएशन को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफरेंसेज दैट आर seen, SEEN, seen among members of same species, है ना? member of same species, सेम स्पीसीज, किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर में जो आपको डिफरेंसेस देखने को देखा जा रहा है वही क्या कहलाता है? चलो वेरिएशन। अब डिफरेंसेस किसका होगा? कैरेक्टर का डिफरेंसेस। बोलिए, जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो ईयर लोब होता है वो अटैच होता है और क्या होता है? फ्री होता है। मतलब ये देखो मेरा ईयर देखो, ये लोब देखो, नीचे वाला जो पार्ट है ना बेसल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? लोब। तो मेरा अटैच है। किसी किसी का क्या रहेगा? आप लोग अपना ईयर टच करके देखिएगा, फ्री रहता है। क्या रहता है? चलो फ्री रहता है, मतलब ये ऐसे झूलता हुआ रहेगा। मेरा झूल नहीं रहा है, मेरा देखो ये पूरा क्या है? ऐसे आकर अटैच हो चुका है इस लेयर में। और किसी किसी का ये पूरा खुला हुआ रहेगा, पूरा झूलता हुआ रहेगा, लटकता हुआ रहेगा। तो ये क्या हुआ? अंतर हुआ कि नहीं हुआ ईयर के डिजाइन में? बोलिए, तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। चलिए और कुछ बातें करते हैं हम लोग वेरिएशन के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। आप हेरिडिटी में देख सकते हो बच्चों, देखिए हेरिडिटी के बारे में और कुछ बातें करते हैं। जैसे हेरिडिटी में, और आप समझिए, जैसे मैं अगर हेरिडिटी की बात किया, हेरिडिटी समझिएगा तो क्या है? मैंने बताया पेरेंट, ये पेरेंट है, यस या नो। ये जो कैरेक्टर जाएगा कहाँ जाएगा बताइए? ऑफ स्प्रिंग में, यस या नो। ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर जो आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो इसलिए देखना इस टर्म को दिया गया है नाम लाइक बिगेट्स लाइक, यस या नो।
जैसा हमारे पेरेंट रहते हैं वैसा ही डिजाइन, वैसा ही फीचर क्या रहता है, हमारा रहता है। मेरी बात को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसलिए बोला जाता है लाइक बिगेट्स लाइक। अब देखो बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा बात समझना। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान दीजिएगा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है। सेल वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, क्लास 11th वाला में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यस या नो, बहुत सारा चीजें होता है। यहाँ पर ध्यान देना है, दो टर्म, एक मैं ले रहा हूँ सिबलिंग्स, क्या ले रहा हूँ, सिबलिंग। सिबलिंग क्या कहते हैं, सिबलिंग किसे कहेंगे, रियल ब्रदर एंड सिस्टर, कजन नहीं, अपना भाई बहन। मतलब आप दोनों जो है, अपना ब्रदर और सिस्टर जो है, दोनों के पेरेंट सेम होना चाहिए। बात समझ नहीं आ रहा है? बट दोनों का बर्थ टाइम क्या है, अलग अलग, क्या है, अलग अलग, वो कहलाएगा सिबलिंग। क्या कहलाएगा, सिबलिंग। ध्यान दीजिएगा, सिबलिंग, रियल ब्रदर एंड सिस्टर। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिबलिंग। दूसरा, डिफरेंट बर्थ, अलग अलग बर्थ। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी 5 बहन है, ठीक है, मैं भाई हूं, तो मेरी सभी सिबलिंग्स हैं। क्या सबका जो जन्म हुआ है, सबका जो बर्थ हुआ है, अलग अलग समय में हुआ है, सबका बर्थ ईयर तो सेम नहीं ना है। लेकिन अगर मैं ट्विंस का बात करूं, किसका, ट्विंस का, तो वहां पर क्या हो जाता है बच्चों, बर्थ टाइम अलग सेम हो जाता है, सेम टाइम ऑफ बर्थ। ध्यान दीजिएगा, मतलब 1 आध मिनट का डिफरेंसेज रहता है ट्विंस का। किसका, ट्विंस। ध्यान दीजिएगा, ट्विंस जिसको आप जुड़वे भी बोलते हो, है ना, यहाँ पर सेम बर्थ। ओके, अब ट्विंस होता है बच्चों कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक आपका हो जाएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और एक बोलेंगे बच्चा डाइजाइगोटिक ट्विंस। बोलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है बच्चों, इसका जीनोटाइप क्या होता है, आइडेंटिकल, जीनोटिपिकली आइडेंटिकल। मतलब 2 ट्विंस का मतलब 2, यस या नो, ये तो जानते हो, जुड़वा, है ना। अगर ब्रदर एंड सिस्टर है, या ब्रदर ब्रदर है, या सिस्टर सिस्टर है, मोनोजाइगोटिक ट्विन बनेगा तब, तो उन दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। जीनोटाइप क्या होता है उसको मैं आगे बताऊंगा, यस या नो। जीनोटाइप क्या होगा, सेम। इसलिए मैं लिख रहा हूं जेनेटिकली, जीनोटिपिकली ऐसे लिख लेता हूं मैं, जीनोटिपिकली, जीनोटाइप आइडेंटिकल। ऐसे आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, अगर एक में कैपिटल टी है, अगर मैं एक जीनोटाइप ले लेता हूं तो दूसरा भी क्या होगा, कैपिटल टी। बट फिनोटिपिकली मतलब फिनोटाइप में बी सिमिलर और डिसिमिलर, में बी सिमिलर और डिसिमिलर। फिनोटाइप जो होगा बच्चों वो सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। वो किसमें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। डाइजाइगोटिक ट्विंस में जैसे आप नॉर्मली बातें करते हैं, जीनोटाइप क्या होगा, अलग अलग, और फिनोटाइप भी क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोथ आर डिसिमिलर। ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों क्या होगा बच्चों, अलग अलग, डिसिमिलर। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, फिनोटाइप क्या होता है, आपको पूछना चाहिए था सर जीनोटाइप तो हम पहले से जानते हैं। जीनोटाइप मतलब जो जीन्स के अंदर अरेंजमेंट होता है अलील्स का, ओके, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। अभी आप ध्यान रखिए, फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको बोलते हैं फिनोटाइप, है ना। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे अगर मैं अपना स्किन कलर की बात करूं, क्या, अगर स्किन कलर की बात करूं तो बहुत सारे व्यक्ति का देखा होगा आपने, डार्क रहता है, कोई डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है, और किसी का स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, फेयर होता है। बोलिए यस या नो। तो वो जो आप डार्क स्किन देख रहे हो वो एक्सटर्नल है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। क्या है, फिनोटाइप। और वो डार्क स्किन के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं हम लोग जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। इतना याद रहेगा, मैं मान के चलता हूं आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चे आगे देखिए, ठीक, ये हो गया। अब देखो बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं फिनोटाइप। क्या फिनोटाइप के लिए केवल जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या जीन ही क्या है फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नहीं। फिनोटाइप के लिए बच्चों जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। क्या, इन्वायरमेंट। अगर मान लो किसी के बॉडी के अंदर जो जीनोटाइप है वो फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन है, बट वो रह रहा है हाई टेम्परेचर वाला इलाका में, मान लो कैरेबियन कंट्री में चला गया, तो वहां पर जो उसका स्किन का जो कलर हो जाएगा, स्किन का कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डार्क। बोलिए
क्या हो जाएगा, डार्क। इसलिए जो फिनोटाइप होता है बच्चों वो दोनों पर डिपेंड करता है, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट पर। आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो। सपोज दैट अगर मैं डार्क कलर है, मेरा स्किन का क्या है, डार्क कलर है, मैं साउथ इंडिया का हूँ, जैसे हम लोग तो मैं ऐसे नॉर्थ इंडिया का हूँ, मैं पटना का हूँ, लेकिन अगर मैं साउथ इंडिया में रह रहा हूँ, मैं तमिलनाडु में रह रहा हूँ, क्या रहा हूँ, मैं तमिलनाडु में बचपन से रह रहा हूँ, तो आप जानते हो वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है बच्चों, वहाँ के जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का जो कलर कैसा रहता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है। अगर मेरी जॉब लग गई या मैं किसी कारणवश यूरोपियन कंट्री में चला गया, स्वीडन में चला गया, फिनलैंड में चला गया, अब वहाँ पर मैं 20 साल रहा, कितने साल, 20 साल, ओके। मैं मान लो कि रिसर्च में काम कर रहा हूँ, रिसर्च के लिए चला गया, तो वहाँ का बच्चों जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, बर्फ 8-8 9 महीने बर्फ गिरता है, धूप का नामो निशान नहीं होता है, धूप तो निकलता ही नहीं है, ऐसे समझ लो। अब मैं वहाँ पर 20 साल रहा, धीरे धीरे मैं क्या हो जाऊँगा, बताओ, फेयर कॉम्प्लेक्शन, मेरा स्किन क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। मैं वापस लौटूंगा वही तमिलनाडु में, अपने तमिलनाडु में, चेन्नई में मेरा घर है, समझ लो आप, ऐसे है ना, तो वहाँ के लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे अरे तू तो गोरा हो गया, ऐसे ना। और मैं फिर से वापस आ गया, कहाँ पर, चेन्नई में आ गया, और वहाँ पर मैं धूप में खेलने लगा, कूदने लगा, काम करने लगा, तो मेरी स्किन फिर से क्या हो जाएगी, डार्क कॉम्प्लेक्शन गेन कर लेगा, क्योंकि मेरा जो स्किन का जो जेनेटिक कंपोजिशन है, जो जीन है, वो क्या है, एक्चुअल में डार्क है। तो जीनोटाइप को बदल नहीं सकते हो, फिनोटाइप को बदल सकते हो, मेरी बात को समझिएगा, लेकिन जीनोटाइप कभी भी चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपके अंदर जो जेनेटिक्स उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रहेगा ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रहा है। तो इसलिए मैं फिनोटाइप जो होता है बच्चा लोग, फिनोटाइप जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो जीनोटाइप रहना ही रहना है, जैसा जीनोटाइप रहेगा वैसा फिनोटाइप आपको दिखेगा, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल क्या है, इन्वायरमेंट, क्या, इन्वायरमेंट। अब किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये भी क्या करता है, फैक्टर रोल प्ले करता है, ये भी फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया फिनोटाइप के बारे में, फिनोटाइप के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें जो वेरिएशन आता है वो कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस, मतलब हम जब भी क्या करते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं तो जो हमारे ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें कुछ ना कुछ हर बार वेरिएशन देखने को मिलेगा, सेम नहीं रहेगा। और वही वेरिएशन जो है काम करता है इवोल्यूशन के लिए, रॉ मटेरियल का। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो हमारा पिछले बार जो कुछ कैरेक्टर था उसे कुछ नया देखने को मिल रहा है। क्या नया देखने को मिल रहा है, जैसे आप देखो ना, हर 6 महीने साल भर पर मोबाइल कंपनी जो है अपना अपडेट करता है, ऑटोमोबाइल कंपनी जो है अपना अपडेट करता है, तो कुछ ना कुछ नया फीचर आ रहा है। अगर प्रीवियस फीचर जैसा है तो हम क्यों खरीदेंगे, कस्टमर उसको क्यों बाई करेगा। ये तो उसी तरह से ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, अपने जो जनरेशन में कुछ ना कुछ क्या करते रहता है, वेरिएशन लाते रहता है हर बार। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं हम लोग, वेरिएशन, नए नए कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। और यही क्या बनाता है, इवोल्यूशन। जब 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद स्टडी किया जाएगा, आज से मान लो जो हम लोग 2023 में है, जब हमको 2200 2300 कुछ में स्टडी किया जाएगा, मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो कुछ ना कुछ अंतर था। जो इवोल्यूशन होता है बच्चों वो लगभग हजारों साल बाद होता है। क्या होता है, हजारों साल बाद। स्लो प्रोसेस है इवोल्यूशन, क्या है, स्लो प्रोसेस। वेरिएशन क्या है बच्चों, फास्ट प्रोसेस, क्विक प्रोसेस। मेरी बात में नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा वेरिएशन को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इवोल्यूशन। जो मैं इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में बातें करने वाला हूं। समझ में आ गया, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होगा बच्चा लोग बताओ, वेरिएशन इज कंटिन्यूअस। वेरिएशन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो होता है वो जीन पूल को चेंज नहीं करता है। जीन पूल क्या होता है उसको मैं बताता हूं, ठीक है, ऐसे भी समझ लेना। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन डज नॉट चेंज द जीन पूल। जीन पूल को चेंज नहीं करता है। बोलो भाई, डज नॉट चेंज जीन पूल। अब जीन पूल क्या होता है, तो जीन पूल जो स्टडी करते हैं वो पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है बोलो, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को आप मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक पॉपुलेशन बन जाएगा। तो पॉपुलेशन में जितने जीन हैं
मतलब इंडिविजुअल है, उन सबके पास जीन होगा और हर जीन का जो अलील है उसको मिला दो तो बन जाता है जीन पूल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आया है वो जीन पूल को चेंज नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, ये लिख लिया है। और वेरिएशन क्या है बोलिए, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन है बच्चों वर्क एज रॉ मटेरियल। कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या है? रॉ मटेरियल है। मतलब अगर हमको इवॉल्व करना है तो कंटिन्यूअसली क्या आना चाहिए हमारे अंदर? वेरिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वेरिएशन आना चाहिए। अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है तो वी कैन नॉट इवॉल्व आवर सेल्फ, हम अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों? अब देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो इवोल्यूशन होता है वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो वेरिएशन होता है वो होता है आपका म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक अलग सेक्शन है बच्चों, मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा जान लो, ठीक है। म्यूटेट ज़ोंबी वोंबी वाला मूवी तो देखते ही होंगे आप, है ना, वो भी देख लेते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन वो क्या है बच्चा लोग बताओ? वेरिएशन इज म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन होता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो जो म्यूटेशन जो वेरिएशन म्यूटेशन के द्वारा आएगा, अब देखो यहाँ पर एक तो हो गया क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो वेरिएशन आ रहा है, और एक क्या म्यूटेशन के कारण भी क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। तो जो वेरिएशन म्यूटेशन के कारण आता है बच्चा लोग वो होता है डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस, मतलब अचानक सा कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेना, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए वेरिएशन अकर ड्यू टू म्यूटेशन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस, मतलब वो ऑर्गेनिज्म डिसकंटिन्यूअसली मैनर में क्या करेगा? अपने आप को वेरिएशन करेगा। तो इसको भी समझ लीजिए, वेरिएशन अकर किसके कारण? ड्यू टू म्यूटेशन। वो क्या होता है बताइए? इज डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, ओके। और देखो बच्चों जो वेरिएशन म्यूटेशन के द्वारा होता है वो जीन पूल को भी बदल देता है। क्या? जीन पूल को भी बदल देता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो वेरिएशन हो रहा था वो जीन पूल में चेंजिंग नहीं ला रहा था, ठीक है बच्चों। तो ये भी देख लो, वेरिएशन ड्यू टू किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा। जब म्यूटेशन के द्वारा वेरिएशन आएगा जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ म्यूटेशन है, वेरिएशन है, म्यूटेशन क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन है ना, तो वो क्या कर देगा? चेंज द जीन पूल। मेरी बात को समझ आ रहा है? अभी मैं लिखाऊंगा, जब अलील वाला पढ़ लेंगे तो जीन पूल क्या है इसको भी समझिए, है ना। जीन पूल को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, है ना, ठीक है। अब जीन पूल क्या होता है इसको देखो, लिख लेता हूं मैं। व्हाट इज जीन पूल? तो हमारे बॉडी में जितने भी अलील जीन हैं, क्या हमारे बॉडी में, हिंदी में लिख देता हूं, हमारे बॉडी में जितने भी जीन हैं और उस जीन के जितने भी अलील हैं उसको बोलते हैं जीन पूल। क्या बोलते हैं? जीन पूल कहते हैं। नहीं समझ में आया? बोलो, है ना। तो इसको समझिए, जीन पूल क्या है? हमारे बॉडी में, शरीर में, हमारे शरीर में क्या बहुत सारा जीन है, में जितने भी जीन है, समझिएगा, जीन भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, आज जो बेसिक बातें ही होंगी, जीन है, ओके। और उस जीन के क्या जितना भी जीन का जितना भी अलील है, क्या है? अलील है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीन पूल। उसे हम जीन पूल बोलते हैं या जीन पूल कहते हैं। समझ में आया? बोलो यस या नो। ये हो गया आपका जीन पूल। मैंने हिंदी में लिखा है, अगर क्योंकि ये उतना है नहीं, उस शब्द को मैं अगर बार बार इंग्लिश में उतना मैं नहीं हैंडल कर पाता हूँ, तो इस बात को आप बुरा नहीं मानिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है बच्चों। अब देखो ये सब बातें हो गई, हेरिडिटी, वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस के भी शब्द क्या है? इनहेरिटेंस क्या होता है?
तो इनहेरिटेंस भी जानना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इनहेरिटेंस को अभी देखो हेरिडिटी में क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है उसकी हम स्टडी करते हैं, मतलब कौन कौन सा कैरेक्टर गया है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अब इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, क्या प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा, मतलब इनहेरिटेंस वो जो कैरेक्टर जा रहा है तो कोई ना कोई तरीका होगा ना, अपने आप तो नहीं जा रहा होगा, तो जो तरीका है, जो प्रोसेस है, मेरी बात समझ नहीं आ रहा, उस प्रोसेस के द्वारा जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से कहाँ जा रहा, ऑफस्प्रिंग में, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या, इनहेरिटेंस। हम लोग बोलते हैं ना ये कैरेक्टर मैंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया हूँ, क्या किया हूँ, इनहेरिट किया हूँ, मतलब उनसे मैं लिया हूँ। मेरे फादर में अगर कुछ कैरेक्टर, जैसे मैंने बोला करली हेयर, मेरे पापा जी का, मेरे फादर साहब का हेयर जो है वो घुंघरेला है, तो मेरा भी घुंघरेला बाल है, आप देख सकते हो। इस बाल को मुझे कंघी उंगी करने की भी जरूरत नहीं होती, मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, मेरा बाल अपने आप सोटा जाता है। ओके, चलिए बच्चों, तो इसको भी देख लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक डिफिनेशन है, देख लेते हैं बच्चों, क्लास 12 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनहेरिटेंस, क्या, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए प्रोसेस बाय विच, लिख लेते हैं इसको, तो इट इज प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर पे चलो, जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिट्स फ्रॉम विच, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का नाम है इनहेरिटेंस। मेरी बात समझ आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमें प्रेजेंट है ना, तो जिस प्रोसेस से आया है उसका नाम है इनहेरिटेंस। कोई दिक्कत बच्चों, तो जो चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो मैंने इनहेरिटेंस का मतलब समझा दिया, वेरिएशन का मतलब समझा दिया। अब कुछ जेनेटिकल टर्म्स है, कुछ रिसर्चेज है, क्या जेनेटिक्स में जो आप देख रहे हो, ये इसमें बहुत सारा रिसर्च है, साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में कुछ हिस्ट्री ऑफ रिसर्च है उसको देखेंगे। अब उसमें कौन कौन सा साइंटिस्ट है, उसने क्या क्या काम किया, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है चलो, तो चलिए इसको टॉपिक ले लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेज इन जेनेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक्स में बहुत सारा रिसर्च हुआ है, उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक, सब टॉपिक आप इसको समझ सकते हो 5 से 6 मिनट का, उसमें हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आप जानते हो, वेरी वेरी फेमस पर्सन ऑफ जेनेटिक्स, फेमस कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक्स, यस या नो, ग्रेगर जोहान मेंडल। ओके, ग्रेगर जोहान मेंडल, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बुलाया जाता है। ये भी देख लीजिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स के पिता है, जनक है। ओके बच्चों, इन्होंने किस पर काम किया था, याद कीजिए क्लास 10 है ना, या बच्चे जो पढ़कर बैठे हुए हैं, गार्डन पी पर, किस पर, गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बर्क्स ऑन, बोलो चलो, कौन सा, गार्डन पी प्लांट। मेरी बात समझ आ रहा है, इन्होंने किया है गार्डन पी प्लांट पर वर्क। ये हो गया आपका ग्रेगर जोहान मेंडल। ओके, सेकंड जो पर्सन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, उनका भी नाम है डब्ल्यू बैटेसन, विलियम बैटेसन, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए, सेकंड, आपको मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि जेनेटिक्स टर्म पहले किसने दिया है, क्योंकि कुछ इतिहास आपको जानना पड़ेगा, क्वेश्चन आ भी सकता है, बिल्कुल मैं खुलेआम शब्दों में बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी में जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में है, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में है, डिजीज वाला जब मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा ना उसमें, है ना, तो आप मान के चलिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। और बायोलॉजी में बच्चों जो क्वेश्चन आता है लाइन बाय लाइन, आपका एक बॉक्स बना रहा था उसमें भी, उससे भी उठा कर दे देता है,
मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो एनसीईआरटी का हर सेक्शन में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, बिल्कुल। चलिए, एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं पेज नंबर देकर बता दूंगा, पेज नंबर इतना लाइन में आपको प्रेजेंट है, और एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। तो मैं बोला ना, इस अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर से आपको 30 मार्च तक सिलेबस खत्म करना है। मैं कोशिश रहेगा 15 से 20 मार्च तक, लेकिन अगर मैं 5-6 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा तो लगेगा, लेकिन हम फुल सिलेबस डिटेल में पढ़ाएंगे। मैं क्लियर बोल देता हूँ, बहुत सारे टीचर जो है फुल सिलेबस भी नहीं कवर कर पाते हैं। डिटेल में तो बोले तो बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उस चैप्टर से उस तह तक जाऊँगा मैं, बिल्कुल। क्योंकि 340 नंबर मुझे लाने हैं, 360 नंबर का बायोलॉजी है, उसमें से 340-345 मुझे चाहिए ही तो चाहिए। अगर 340-345 नहीं आ रहा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखो, रैंक बिल्कुल नीचे रहेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? तो जो भी 600 प्लस 650 प्लस लाता है उनका बायो का मार्क्स देखो 340-350 रहता ही रहता है। मैं सही बोल रहा हूँ? आप देख सकते हो 360 तक तो जाना बायोलॉजी में, जिनका मेडिकल से हो आपको बायोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बायो से दोस्ती करो, बायो से रगड़ कर पढ़ना है। याद करना, बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, मिथ है कि बायो रटना पड़ता है। क्लास 10 तक मैं भी था तो बोलता था बायो रटना पड़ता है, बायो में कुछ है ही नहीं। बायो में एक ही चैप्टर का सब नाम लेता है, रिप्रोडक्शन है। क्या है? रिप्रोडक्शन है ना भाई, बहुत सारी चीजें हैं। बायो मैथ भी है, मालूम चलेगा, इसलिए तो मैं जेनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। बहुत सारा आपको मैथ भी मिलेगा, इसमें मैथ ही प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, दूसरा जो साइंटिस्ट का नेम है बच्चों वो क्या है? डब्ल्यू बैटेसन, विलियम बैटेसन। ओके बच्चों, इनको क्या बुलाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स जो समझाया वो कौन थे? विलियम बैटेसन थे। क्या थे? विलियम बैटेसन थे। उन्होंने बहुत सारा टर्म दिया है, ही प्रोपोज्ड वेरियस टर्म, ही प्रोपोज्ड वेरियस टर्म्स, बहुत सारा टर्म्स दिया। लाइक, पहली बात तो जेनेटिक्स टर्म जो है इन्हीं का दिया हुआ है, लाइक जेनेटिक्स। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? होमोजाइगस, सब पढ़ाऊंगा होमोजाइगस क्या है। फिर क्या है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या होता है ये बताया। ओके बच्चों, और क्या बताया था बताओ मुझे? अलील। क्या? अलील के बारे में भी फर्स्ट बार किसने बताया था? डब्ल्यू बैटेसन ने पढ़ाया था। फिर क्या होगा? F1, F2 और F3। ये F1, F2, F3 जनरेशन के बारे में भी किसने बताया है? बताइए, डब्ल्यू बैटेसन ने। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, जब हम क्रॉस पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा ऐसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना, तो जिसमें F1 हाइब्रिड आया, फिर उसको सेल्फिंग करा दिए तो F2 बना, है ना, तो ये सब कहलाता है आपका F1, F2, F3 जनरेशन। मेरी बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये तो बहुत ही फंडामेंटल बातें कर रहा हूँ मैं। चलो, ये हो गया। अब पढ़ते हैं तीसरे जो नंबर के साइंटिस्ट है वो है, उनका नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, शॉर्ट में उनको हम लोग TH मॉर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TH मॉर्गन। कोई दिक्कत? तो तीसरे जो नंबर पर है उनका नाम है बच्चा लोग थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, थॉमस हंट मॉर्गन। ये जो बच्चा है ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स में बहुत सारा जो बातें बताया एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया, हवाई कोई बातें नहीं बताई। बहुत सारे इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? आदमी पर नहीं, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला क्या है? फ्रूट फ्लाई, है ना। अगर आप बनाना देखे होगे, पका हुआ जो बनाना, पेड़ पर जो बनाना पक जाता है, वहां पर एक मधुमक्खी टाइप कीड़ा उड़ते रहता है, बड़ा सा होता है ना, क्वीन। जेनेटिक्स उनको उसको क्वीन ही बोलाता है, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, आप समझ लो, है ना। तो उस पर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं बाद में बताऊंगा, वो जब आएगा वो सेक्शन तब बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं फंडामेंटल बातें कर रहा हूं। तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों। थॉमस हंट मॉर्गन क्या थे? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं। ओके, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है? तो ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन, बोलिए किस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बच्चों? एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, है ना, बड़ा सा वो मधुमक्खी टाइप कीड़ा रहता है, ड्रोसोफिला पर। और ड्रोसोफिला को क्या बोला जाता है बच्चा लोग? फ्रूट फ्लाई। हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है? ओके। और इन्होंने बहुत सारा टर्म को इन्होंने भी क्या किया?
प्रपोज किया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया, टर्म बोलना उचित नहीं होगा, इनका जो कॉन्सेप्ट बहुत सारा आया, उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप देख लो क्या है। ही प्रपोज्ड वेरियस कॉन्सेप्ट, बहुत सारी कॉन्सेप्ट दी, लाइक क्या क्या, जैसे लिंकेज, जीन के बीच में जो लिंकेज होता है वो लिंकेज हो गया, फिर लाइक सेक्स लिंकेज, क्या सेक्स लिंकेज, फिर बचा बता क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सारी बातें टर्म है ना, सबसे आपको जेनेटिक्स में पाला पड़ने वाला है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सब बातें किसने बताया था, टीएच मॉर्गन ने, सबको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया था। मेरी बात समझ में आ रहा, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला गया। और बच्चों इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1931 में, और इन्होंने एक जर्नल भी निकाला था, थ्योरी ऑफ जीन, पब्लिश किया था, जर्नल मतलब जैसे मैगजीन हो गया, अखबार हो गया, उसमें इन्होंने ये जो सारी बातें जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें उन्होंने क्या करते थे, उसमें पब्लिश किए थे। तो ये भी बात समझ लो बच्चों। ही जर्नल का नाम क्या था, देखिएगा, थ्योरी ऑफ जीन, ओके बच्चों। और देखो मैं जीन के बारे में बता दिया, तो और भी कुछ बातें हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखो बच्चों, है ना, नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है थॉमस हंट मॉर्गन का, टीएच मॉर्गन का, वो है उन्होंने पहली बार बताया था कि जो जीन होता है क्रोमोजोम पर वो लिनियरली अरेंज होता है, सजेस्ट किया था, बताया था। टीएच मॉर्गन ने बोला था कि जीन्स आर लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम। तो इसको भी लिख लेते हैं चलो, है ना, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या बोला था, इसको भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रोमोजोम के बारे में जानते ही हैं, क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर आता है, क्या कैरी करता है चलो, जेनेटिक मटेरियल, करता है नहीं करता है, तो इसको भी समझ लो। ही suggested that gene are क्या, genes are linearly arranged on chromosome, जीन्स जो है लीनियर मैनर में, लीनियर मतलब सीधा, किस पर प्रेजेंट है, क्रोमोजोम पर, किस पर बच्चा लोग, क्रोमोजोम पर। जैसे देखो क्रोमोजोम आप जानते ही हो, ऐसे बना लो, एक रफ डायग्राम में बना रहा हूं, है ना, ये थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है बच्चा लोग। तो इस पर जो जीन होगा वो बिल्कुल लीनियर होगा, इस तरह से मान लो ये ए जीन, बी जीन, है ना, सी जीन, डी जीन, ई जीन, देखो लीनियरली अरेंज है कि नहीं बच्चों। इस क्रोमोसोम मान लो बच्चों पी जीन, क्यू जीन, आर जीन, एस जीन, है ना, टी जीन, इस तरह से। मेरी बात में नहीं आ रहा, आर एस टी यू जीन, इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये मैंने क्या लिया है, क्रोमोजोम लिया है, क्या लिया है, क्रोमोजोम। और इस क्रोमोजोम पर जो जीन है बच्चों, क्या लीनियरली अरेंज है या नहीं, मुझे बताओ, है या नहीं, देख सकते हो आप, बिल्कुल है। तो ये टीएच मॉर्गन ने इन सब बातों को बता दिए थे। अब आते हैं बच्चों ए गैरोड जो है उनको बुलाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, क्या, ह्यूमन जेनेटिक्स, इसको समझेंगे। ए गैरोड, फोर्थ ए गैरोड, इनका जो इंट्रोडक्शन होगा बच्चों, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इनको बायोकेमिकल जेनेटिक्स का दर्जा भी प्राप्त है ना, तो ये भी लिख लेते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अगर बात करें ह्यूमन जेनेटिक्स का, तो ह्यूमन में जो जो जेनेटिक चीजें आप देख रहे हो, है ना, वो सब के लिए, वो सबको किसने बताया था, किसने समझाया था, ए गैरोड ने, किसने, ए गैरोड में। एंड फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी किनको बुलाता है, ए गैरोड को, किनको बुलाता है बच्चा लोग,
ए गैरोड को। समझ में आ रहा है? और देखिए और इनके बारे में क्या बातें हैं समझिएगा। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर खोजा। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है ये सब हम जब डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्या डिजीज में भी पढ़ाऊंगा और जेनेटिक्स में भी बहुत सारा डिजीज के बारे में दिया हुआ है, सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है, डाउन क्राइक, ये सब जो डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब जो हो गया बच्चों, है ना, क्लिफेंटर डिजीज, ये सब जो है ये सब आपका थैलेसीमिया हो गया, है ना, ये सब आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज हम लोग इसको बोलते हैं, वो सब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन जो थे जिन्होंने अल्कैप्टेन्यूरिया के बारे में बताया, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, फर्स्ट पर्सन टू फाइंड फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पहला जो ह्यूमन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो खोजने वाले थे वो क्या थे, बोलिए, गैरोड साहब। और उन्होंने क्या खोजा था, अल्कैप्टोन यूरिया, अल्कैप्टोन यूरिया, है ना, इसको हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब ये सब होता क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, आज मैं बेसिक बातें कर रहा हूं, है ना। ये अल्कैप्टोन यूरिया जो है बच्चों ये होता है, क्या होता है बताओ, बोलो, ये होता है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। मैं इसके बारे में डिटेल अभी बात नहीं करूंगा। ये है आपका ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, ध्यान दीजिएगा, ओके। और ये होता है रेयर, रेयर कहने का मतलब होता है बच्चों मिलियन में, आप समझ सकते हो, लाखों 2 लाख व्यक्ति में 1-2 पर्सन में देखने को मिलता है, सब में नहीं, बट इट इज हार्मलेस, हार्मफुल नहीं है, क्या है, हार्मलेस है। और इनका जो पायनियर था ये 1 म्यूटेंट जीन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसमें लिखा हुआ है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब जन्म से ही उसके अंदर मेटाबॉलिज्म में कुछ एरर है, क्या है, एरर है। तो इसको भी हम लोग करते चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए पायनियर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो इसको भी देख लेते हैं। जो ये बात कर रहे थे वो किस पर था, उन्होंने बोला कि भाई ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओके, ठीक है बच्चा लोग, है ना। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1 म्यूटेंट जीन, अगर किसी एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो 1 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आएगा, मतलब किसी जीन में म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने के कारण क्या आ गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब उसके अंदर डिजीज हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का मतलब कि अगर किसी जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है, किसी जीन में, पार्टिकुलर जीन में, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाएगा। बस इतना करके उसको समझा देगा। लेकिन गैरोड ने ये नहीं बताया, क्या, गैरोड ने ये नहीं बताया कि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे आया, मतलब वाई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैपन या अक्कर, किसने, गैरोड ने नहीं बताया। तो गैरोड ने नहीं बताया तो किसने बताया, बिडल एंड टैटम ने, 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था बिडल और टैटम। गैरोड कैनॉट एक्सप्लेन, गैरोड कैनॉट एक्सप्लेन, है ना, कौन एक्सप्लेन किया बच्चा, बिडल एंड टैटम, बिडल एंड टैटम एक्सप्लेन्ड दिस। इसका मतलब उन्होंने बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों दिखने को मिल रहा है। तो बच्चों देखो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों दिख रहा है, बिडल एंड टैटम ने बोला कि अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो गया है, क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, तो वो जीन एंजाइम बनाना बंद कर देगा, क्या कर देगा, एंजाइम बनाना बंद कर देगा, जिस वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाएगा। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है, मतलब बिडल एंड टैटम ने बोला, देखो मैं लिख देता हूं इसको, बिडल एंड
टैटम, ध्यान दीजिएगा, बिडल एंड टैटम। मैं हिंदी में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बिडल एंड टैटम। बिडल एंड टैटम ने कहा अगर किसी जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन हो गया है, बोलो बच्चों, तो वो जीन एंजाइम बनाना बंद कर देगा। वह जीन एंजाइम बनाना बंद कर देगा। मतलब जीन क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है, और एंजाइम ही तो है जो किसी सबस्ट्रेट को, किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। वह जीन एंजाइम बनाना बंद कर देगा। एंजाइम बनाना बंद कर दिया, बोलो भाई, बनाना बंद कर देगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब एंजाइम ही नहीं बन रहा है, इसके कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आया? इस कारण क्या आ जाएगा, बोलिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाएगा। बोलो, समझे या नहीं समझे? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ गया। इसी को बोला गया वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। क्या बोलेंगे? एक जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वन एंजाइम थ्योरी के लिए इन्होंने प्रूफ किया। हो जाएगा या आ जाएगा, कोई दिक्कत? और इन्होंने क्या बोला? वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, है ना, एक जीन एक एंजाइम। गैरोन ने क्या बोला था? वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और बीडल एंड टैटम ने क्या प्रपोज किया? वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। मेरी बात समझ में आया या नहीं आया? बोलिए भैया, है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ रिसर्चेस था बच्चों जेनेटिक्स के फील्ड में, जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज बेसिक बातें कर रहे हैं, तो बेसिक बात में हमने बता दिया। अब जो है कुछ जेनेटिकल टर्म्स, कुछ जेनेटिक्स में टर्म यूज होता है जिसको आप जानते हो, डोमिनेंट, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, रिसेसिव, है ना, कैरेक्टर, अलील, ये सब आज हम जानेंगे। जैसे जीन भी क्या है? जेनेटिकल टर्म है, बोलो भाई, है कि नहीं है? छोटा मोटा चीज है क्या, जेनेटिक्स में यूज हो रहा है बार बार, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब टॉपिक देते हैं बच्चों लोग हम लोग, सम जेनेटिकल टर्म्स।